हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर एनिमल किंगडम के बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स जान चुके हैं। अब हम लोग इसी के बारे में बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आगे पढ़ेंगे कि एनिमल्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है और क्या क्या जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिए जाते हैं जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इससे पहले अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं एनिमल किंगडम के, जो फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था, अगर वो नहीं देखा है तो उसको पहले एक बार जाके गो थ्रू कर लीजिएगा। और चैप्टर लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो लेक्चर्स अपलोडेड हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट में, उसको भी एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से पीछे के चैप्टर्स की भी नॉलेज हो जाए। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे सीलोम, सेगमेंटेशन, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ चुके हैं, सिमेट्री पढ़ चुके हैं, एनिमल्स की सिमेट्री और एनिमल्स में ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें इसके बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सीलोम के बारे में। तो सीलोम क्या होती है इसमें, और किस किस कैसे हम लोग सीलोम के बेसिस पे डिवाइड करते हैं एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप में। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी तरह कार्य करता है कि हम इस तरह की और वीडियो आपके लिए बना के लाएँ। आज हम लोग पढ़ेंगे सीलोम के बारे में। तो ये सीलोम क्या होती है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ये किसी भी सीलोम क्या है कि जो एक बॉडी कैविटी होती है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, इसको हम बोलते हैं सीलोम। ठीक है, अब ये प्रेजेंट भी हो सकती है और अब्सेंट भी हो सकती है। तो सीलोम जो होती है ये प्रेजेंट भी हो सकती है और अब्सेंट भी। कुछ एनिमल्स में अब्सेंट होती है और कुछ में पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जिनमें अब्सेंट होती है उसको हम बोलते हैं असीलोमेट, यानी इनकी गट और बॉडी वॉल के बीच में कोई कैविटी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे एक पेन होता है तो पेन और पेन के अंदर की रिफिल होती है, तो पेन जो है वो पेन के बाहर का जो कवरिंग है वो एक तरह से बॉडी वॉल बना रहा है और पेन के अंदर की जो रिफिल है वो एक तरह से गट बना रही है। अब ये रिफिल और पेन के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, रिफिल और पेन के बीच में जो गैप है अंदर से हॉलो रीजन है, इसको हम समझ सकते हैं कि एक सीलोम जैसा स्ट्रक्चर है। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी बॉडी वॉल यानी हमारी स्किन या बाहर की लेयर जो है और गट के बीच में एक हॉलो रीजन होता है, इसी को हम बोलते हैं सीलोम। सीलोम को हम बोलते हैं कि मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है। जो ट्रू सीलोम होती है ये मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। a cavity between the body wall and gut wall, बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ठीक है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जैसे यहाँ पे कैविटी दिखाई हुई है, सबसे बाहर बॉडी वॉल है और सबसे अंदर ये गट रीजन है। ठीक है, माउथ वाले जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रीजन होता है, माउथ और स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस, तो ये बीच का जो रीजन है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का रीजन, इसको हम बोलते हैं सीलोम। ये इसको हाईलाइट कर देते हैं, येलो कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, सीलोम है। और इसकी लाइनिंग जो है मीजोडर्म से होती है। तो ये किससे लाइन रहता है, बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन रहती है, इसको बोलते हैं सीलोम। नेक्स्ट है एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। जिस एनिमल में सीलोम होती है उसको हम बोलेंगे सीलोमेट्स। जैसे एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ये सब सीलोमेट है जिनमें सीलोम होती है। तो सीलोम वाले एनिमल्स को बोलते हैं सीलोमेट। और सीलोम की प्रेजेंस की वजह से इन ये जितने भी एनिलिड्स हैं, मोलस्क हैं, आर्थ्रोपोड है, इकाइनोडर्म्स हैं, इनमें सीलोम के अंदर बॉडी ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। सीलोम ही वो स्पेस होता है जहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ऑर्गन्स के बनने के लिए सीलोम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे सीलोम वाली रीजन में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं।
एनिलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इन सब में ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present and scattered pouches. तो कुछ एनिमल्स में क्या होगा कि यहाँ पे सीलोम पाउचेस के फॉर्म में होगी, यानी मीजोडर्म की स्प्लिटिंग कम्प्लीटली नहीं होती है, कहीं कहीं पे स्प्लिट करती है मीजोडर्म, तो इस तरह से पाउच बन जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सूडोसीलोमेट, सूडोसीलोमेट बोलते हैं। यहाँ पे पाउचेस बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस। यहाँ पे मीजोडर्म जो है पाउचेस के फॉर्म में है या पाउचेस के फॉर्म में स्प्लिट हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे पाउच के फॉर्म में सीलोम बने अलग अलग, तो इसको बोलेंगे हम सूडोसीलोमेट। नेक्स्ट इसके बाद है एस्केलमेंथिस, द एनिमल्स इन विद द बॉडी इज एब्सेंट आर कॉल्ड असीलोमेट, जिसमें तो ये सूडोसीलोमेट में एस्केलमेंथिस आते हैं। इसके एग्जांपल है सूडोसीलोमेट का एस्केलमेंथिस। इसमें जो एस्केलमेंथिस में जो एनिमल्स, यानी एस्केलमेंथिस जो है असल में ये जिसको निमाटोडा भी बोलते हैं, यानी अर्थवर्म वगैरह, तो इसमें सूडोसीलोम देखने को मिलेगी। इसमें जो है एस्केलमेंथिस में सीडोसीलोम होती है और सीलोम जो है पाउचेस के फॉर्म में है, यानी ऑर्गन जो होंगे वो अलग अलग पाउचेस में, डिफरेंट पाउचेस में प्रेजेंट होंगे। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। अब जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होती, एब्सेंट होती है, उसको हम बोलते हैं एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स जो ये प्लेटीहेल्मिन्थिस, ये कौन आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थिस आते हैं। एसिलोमेट्स होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे 3 तरह के ये एनिमल्स हैं, 3 टाइप्स के एनिमल्स हैं। पहला है सीलोम। सीलोम सबसे पहले यहाँ पे सीलोम की डिफिनेशन क्या है कि सीलोम जो होती है एक कैविटी होती है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं सीलोम। और ये सीलोम जो है ये मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। फिर एनिलिड, आर्थ्रोमोलस्क और आर्थ्रोपोड, गाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट, इन सब में ये ट्रू सीलोम देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पे सीलोम जो होती है वो पाउचेस के फॉर्म में होती है, यानी मीजोडर्म की स्प्लिटिंग कम्प्लीटली नहीं हो पाती, या मीजोडर्म कम्प्लीटली नहीं प्रेजेंट होती है, अलग अलग स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, तो वहाँ पे पाउचेस के फॉर्म में सीलोम बनती है और इसको हम बोलते हैं अलग अलग पाउचेस होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सूडोसीलोमेट। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि सीलोम एब्सेंट होती है, तो ऐसे एनिमल्स को हम एसिलोमेट बोलते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थिस हो गया, जैसे लिवर फ्लूक और टीनिया सोलियम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन किस तरह से होता है, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, यानी कुछ एनिमल्स आपने देखे होंगे जिसमें बॉडी डिवाइडेड होती है अलग अलग सेगमेंट में, जैसे अर्थवर्म होता है, ठीक है, इसको फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं, खेतों में देखने को मिलता है केंचुआ। तो ये इसमें जो अर्थवर्म में जो होता है अलग अलग बॉडी सेगमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस तरह से यहाँ पे बॉडी सेगमेंट इसमें होते हैं और बॉडी सेगमेंट में जो है ऑर्गन्स रिपीट करते हैं, जैसे टीनिया सोलियम हो गया, टीनिया सोलियम में भी सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा टेपवर्म में। तो यहाँ पे सेगमेंट देखने को मिलते हैं और हर एक सेगमेंट में अलग अलग जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ठीक है, इनका स्टोमक है या इनका कोई टेस्टिस है, ओवरी है, तो ये सब जो ऑर्गन्स होते हैं ये रिपीटेटिव मैनर में होते हैं, जैसे रिपीटेशन इनका होता है ऑर्गन्स का, तो हर एक सेगमेंट में सेपरेट सेम ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो पूरी बॉडी में एक्सटर्नली भी सेगमेंटेशन होगा और इंटरनली भी देखने को मिलेगा, यानी अंदर भी बॉडी ऑर्गन्स रिपीट होते रहते हैं हर एक सेगमेंट में, जैसे स्टोमक हुआ या हर एक सेगमेंट में यहाँ पे टेस्टिस हुआ, तो इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा। अब ये सेगमेंटेशन जो है ये देखने को मिलता है एक्सटर्नली इंटरनली, सीरियल रिपीटेशन यहाँ पे मार्क कर देते हैं इसको, एक्सटर्नली भी होता है इंटरनली भी होता है, और इसको हम बोलते हैं इसमें रिपीटेशन देखने को मिलेगा, ऑर्गन्स का रिपीटेशन देखने को मिलता है। अर्थवर्म में जैसे एग्जांपल क्या, अर्थवर्म सेगमेंटेशन का, इसमें जो हर एक सेगमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेयर। तो इस तरह के सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, जैसे एक सेगमेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटामेयर, और इस तरह से मेटामेयर बहुत सारे होते हैं, अलग अलग सेगमेंट है तो बहुत सारे मेटामेयर हैं, तो इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो ये सेगमेंटेशन में इतनी चीज़ें आती हैं कि बॉडी जो है वो अलग अलग रीजन में डिवाइडेड है और हर एक रीजन में सेम ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे हर रीजन में क्या है
स्टमक भी है, और हर एक रीजन में यानी हर एक सेगमेंट में टेस्टिस भी है, हर एक सेगमेंट में ओवरी भी है। तो इस तरह से ऑर्गन्स का रिपीटिशन देखने को मिलता है यहाँ पे। सीरी भी है, पैरापोडिया जैसे होते हैं, तो हर एक ऑर्गन में सीरी या पैरापोडिया भी है चलने के लिए, उनके अपेंडेजेस भी हैं हर एक रीजन में। बहुत सारे पैर यहाँ पे होते हैं ना, ठीक है, बाउंड्री पे हर एक रीजन में 2-2 का पेयर होता है, ठीक है, इस तरह से लेग्स का। तो अपेंडेजेस भी हर एक रीजन में रिपीटेटिव मैनर में होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीटेटिव मैनर में होती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और मेटामेयर्स जो ये बनते हैं, हर एक सेगमेंट जो बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस फिनोमिना को बोलेंगे मेटामेरिज्म, ये सेगमेंटेशन। नेक्स्ट इसकी हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, यानी एम्ब्रियो के अंदर जो बनता है। तो ये उस टाइम पे नोटोकॉर्ड, उस टाइम पे फॉर्मेशन होता है नोटोकॉर्ड का, जब कोई भी एनिमल जो एम्ब्रियो स्टेज में होता है, यानी जब रिप्रोडक्शन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर उसका डेवलपमेंट होता है, उसमें क्लीवेज वगैरह होता है। तो जब एम्ब्रियो बनता है तो उस एम्ब्रियो के अंदर ये नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। यहाँ पे मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड। क्या, एक तो ये मीजोडर्मल है, इसका ओरिजिन पूछ सकता है कि नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या है, तो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। हमने एम्ब्रियो में 3 लेयर पढ़ी है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो नोटोकॉर्ड जो है ये मीजोडर्म से बना हुआ है, और रॉड के जैसा रॉड शेप का होता है, मीजोडर्म रॉड शेप का है। और डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, यानी डॉर्सल साइड पे देखने को मिलेगा नोटोकॉर्ड जो होती है, डॉर्सल साइड पे देखने को मिलती है। जिनमें नोटोकॉर्ड होगी उनको हम कॉर्डेट्स कहेंगे। तो नोटोकॉर्ड की वजह प्रेजेंस की वजह से इसको क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स, एनिमल्स को बोलते हैं कॉर्डेट्स। अब ये कॉर्डेट्स एनिमल कौन से हो गए, जैसे यहाँ पे हो गए जितने भी कॉर्डेट हैं, बेलेनोग्लॉसस हो गया, और एम्फियोक्सस हो गया, या एम्फीबिया हो गया, और फिशेस हो गई, बर्ड्स हो गए, एंड मैमल्स में एनिमल्स वगैरह हो गए। तो ये सब कॉर्डेट्स की कैटेगरी में आते हैं। इन सब में नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। इसमें भी अलग अलग है, वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट। तो यहाँ पे कॉर्डेट्स जो होते हैं, डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट। अब जिसमें ये कॉर्डेट मतलब नोटोकॉर्ड नहीं होगी उसको बोलेंगे नॉन कॉर्डेट। तो जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होती उसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट, ठीक है। अब नोटोकॉर्ड किस में नहीं होती है, तो अभी तो हमने जितने भी छोटे एनिमल्स पढ़े उनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। तो जितने भी छोटे एनिमल्स होते हैं, मतलब कम इवॉल्व एनिमल, जो लेस इवॉल्व एनिमल है, जैसे पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, निडेरिया, एस्केलमेंथिस, प्लेटिलमेंथिस, और एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, तो ये सब क्या नॉन कॉर्डेट है। और इसके अलावा हेमिकॉर्डेट भी आते हैं, वो भी उनमें भी वो भी एक तरह से नॉन कॉर्डेट ही हैं। तो नोटोकॉर्ड जिसको समझा जाता है वो सब में नोटोकॉर्ड होता नहीं है उसमें। तो यहाँ पे हेमिकॉर्डेट भी इसी में आ जाते हैं, इकाइनोडर्मेट तक वैसे तो है नॉन कॉर्डेटा। तो ये नॉन कॉर्डेट्स हैं, पोरीफेरा टू इकाइनोडम्स, पोरीफेरा टू इकाइनोडम, ये सब नॉन कॉर्डेट है, मतलब इसमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है। अब जो कॉर्डेट होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, मीजोडम की बनी होती है, रॉड लाइक होती है, और डॉर्सल साइड पे होती है। तो यहाँ पे ये जो है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड में एम्ब्रियो में, नोटोकॉर्ड के एम्ब्रियो में इस तरह से, जैसे हम लोग नोटोकॉर्ड का एम्ब्रियो बनाते हैं, इस तरह से नोटोकॉर्ड का एम्ब्रियो जो बनाते हैं, तो नोटोकॉर्ड के एम्ब्रियो में यहाँ पे अरे वर्टिब्रेट का या कॉर्डेटा का जब एम्ब्रियो बनाएंगे, कॉर्डेटा का जब एम्ब्रियो बनाएंगे, जैसे फिश का हो गया, या बर्ड्स का हो गया, एम्फीबियंस का हो गया, सबका एम्ब्रियो तो स्टार्टिंग एज में, तो स्टेज में सिमिलर ही रहता है, ऐसा ही दिखता है, सबका एम्ब्रियो इसी तरह का कुछ दिखता है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये ब्लू कलर का रॉड जैसा स्ट्रक्चर, इसको हाईलाइट कर दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ये जो स्ट्रक्चर है ब्लू कलर का, ठीक है, इसी को बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो ये एम्ब्रियो में पीछे के साइड प्रेजेंट होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, डॉर्सल साइड पे जनरली होता है, और ये रॉड लाइक होता है, तो इसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो ये एम्ब्रियो में देखने को मिलेगा, और इसी की प्रेजेंस की वजह से हम लोग बोलेंगे एनिमल को कॉर्डेट। जिस भी एनिमल के एम्ब्रियो में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, नोटोकॉर्ड होगी। जैसे फिश का एम्ब्रियो हो गया, या उसका एम्ब्रियो हो गया, बर्ड्स का एम्ब्रियो हो गया किसी, या किसी एनिमल्स का मैमल्स का एम्ब्रियो हो गया, कोई मैमल का, जैसे ह्यूमन का एम्ब्रियो हो गया, कैट का, डॉग का, तो उसमें जिसमें ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे कॉर्डेट। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं एनिमल के क्लासिफिकेशन की, कि एनिमल का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है।
द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन असल में ये फंडामेंटल फीचर्स, कॉमन फीचर्स के बेसिस पे होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जब भी किया जाता है तो कॉमन फीचर्स के बेसिस पे किया जाता है, ये याद रखना है। कॉमन फीचर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें है किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया में आएगा मल्टी सेलुलर। फिर इसके बाद है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलर लेवल, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे जैसे किंगडम एनिमेलिया था, इसमें सारे मल्टी सेलुलर एनिमल आते हैं, और यूनिसेलुलर एनिमल जो है वो किस में रखे गए हैं, प्रोटोजोआ में। और जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल है ये अलग से इनके लिए किंगडम बनाया गया, किंगडम एनिमेलिया। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा सेल जिसमें होती है, जिस भी एनिमल में एक से ज़्यादा सेल है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। और ये मल्टी सेलुलर जो एनिमल है ये टू टाइप के होते हैं, या दो इनका ग्रुप बनाया गया है, सेलुलर लेवल और टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर मतलब सारी सेल्स अलग अलग इंडिपेंडेंट वर्क कर रही हैं। जैसे कोई एनिमल अगर 4 सेल्स का बना हुआ है तो उसमें, जैसे 4 सेल का कोई एनिमल है तो उसमें हर एक सेल क्या कर रही है, हर एक सेल इंडिपेंडेंट अलग अलग डाइजेशन कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, और अपना इंडिपेंडेंट सब कुछ, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस ये एक साथ मिल गए या एक दूसरे की हेल्प कोई सेल नहीं करेगी, अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट प्रोसेस करेगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स पास पास साथ में तो होंगी, एक ही बॉडी में होंगी, लेकिन वो अलग अलग इंडिपेंडेंट वर्क करती हैं। किसी भी तरह से एक दूसरे को कोई किसी तरह का ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगी, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन भी देखने को नहीं मिलेगा। हर एक सेल अपना न्यूट्रिएंट लेगी और उसको डाइजेस्ट करेगी, उससे रेस्पायर करेगी, और सारी एक्टिविटी वगैरह खुद से करती है, और दूसरे पर डिपेंड नहीं रहती, या किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन भी देखने को भी नहीं मिलता। तो ये सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिमेट्री इसकी जो होती है असिमेट्रिकल है, यानी इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती। इसको हम लोग किसी भी प्लेन से अगर कट करें, जैसे हम लोग किसी को ऐसे कोई स्ट्रक्चर जैसे है यहाँ पे ह्यूमन है, तो ह्यूमन को जैसे हम लोग चाहें कि ऐसे बीच से कट कर दें, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में, तो ये पॉसिबल है। ह्यूमन को हम लोग बीच से वर्टिकल प्लेन में कट कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन को हम लोग बीच से वर्टिकल प्लेन में इस तरह से कट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ इक्वल आएगा, हेड का पोर्शन इक्वल आएगा, दोनों तरफ एब्डोमेन का इक्वल पोर्शन आएगा, और दोनों तरफ लेग्स का, दोनों तरफ हैंड्स का, ईयर का इक्वल पोर्शन आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जनरली हमें ये सिमेट्री देखने को मिलती है एनिमल्स में, लेकिन यहाँ पे क्या सेलुलर लेवल में कि ये असिमेट्रिकल, मतलब इसको हम लोग किसी भी तरह से कट नहीं कर सकते कि इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। ह्यूमन को कट कर रहा है बीच से ऐसे, तो ये इक्वल हाफ में, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये जो एनिमल्स हैं सेलुलर लेवल वाले, मोस्टली जो असिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, इनको हम किसी भी तरह से अगर कट करें तो ये किसी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे, मतलब इनके जो सेगमेंट बनेंगे वो एक दूसरे के इक्वल नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट है इसमें आसीलोमेट। इनमें सीलोम नहीं देखने को मिलती, तो इनकी बॉडी कैविटी में सीलोम नहीं होती है। यानी जो इस बात की थे कि एक बॉडी कैविटी जो होती है, ठीक है, जैसे पेन में जो होलो स्पेस होता है उस तरह की बॉडी कैविटी जो है, तो हमारे अंदर उस तरह जिन एनिमल्स के अंदर उस तरह की बॉडी कैविटी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, आसीलोमेट। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेलुलर लेवल वाले, जैसे पोरीफेरा का एग्जांपल है, तो ये असिलोमेट है, असिमेट्रिकल और सेलुलर लेवल के हैं, यानी हर एक सेल जो है अलग अलग वर्क कर रही है। तो ये असिलोमेट है, इनके बीच में कोई सीलोम नहीं होती है। एग्जांपल इसका क्या है, पोरीफेरा। जैसे स्पंजेस हो गया, ओशन में जो स्पंज देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो पोरीफेरा में आता है स्पंजेस। और इस पे कार्टून भी बना हुआ, जैसे स्पंज बॉब वाला कार्टून एक बना था पहले, ठीक है। तो उस तरह का अगर किसी ने देखा हो तो कोई आइडिया होगा कि स्पंज कैसे होते हैं। तो ये स्पंज होते हैं पोरीफेरा में, पोरीफेरा फाइलम में देखने को मिलते हैं, और इसमें इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही सेलुलर लेवल का है, ठीक है। ये एक ही जगह पे रहते हैं, पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं ये एक ही जगह पे रहते हैं, ओशन के बेस पे जुड़े होते हैं सबस्ट्रेटम से, और एक ही जगह पे देखने को मिलेंगे पोरीफेरा में। और इसमें इस स्पंज में जो जैसे एस्कॉन हो गया, साइकॉन हो गया, इनका नाम होता है एस्कॉन या साइकन, इसके एग्जाम्पल है। तो ये स्पंज जो एक ही जगह पर रहते हैं, इधर उधर मोशन नहीं करते, और इनमें हर एक सेल इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, डाइजेशन रेस्पिरेशन वगैरह करती है, और ये असिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इसमें सिमेट्री नहीं देखने को मिलेगी, और इसमें सीलोम नहीं होगी। और यानी ऑर्गन के लिए सीलोम अगर नहीं होगी तो ऑर्गन भी नहीं होते हैं, तो इसलिए सेल्स जो है अलग अलग वर्क कर रही होती हैं। और ये क्या आता है, पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा इसके एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है इसके बाद एनिमेलिया में मल्टी सेलर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम का आता है ये। तो इसमें टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम, इसमें सिमेट्री दो तरह की है, रेडियल और बाइलेटरल। तो दो तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है, रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अब ये रेडियल सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री में यानी हम जब भी कट करते हैं इसको, एनिमल्स को, तो ये रेडियल सिमेट्री में जैसे केक कट करते हैं तो केक को अलग अलग एक्सिस से हम लोग कट करते हैं, अलग अलग रेडियस से। और या इसको अगर डायमीटर में कट करें केक को, ऐसे इस तरह से डायमीटर में अगर कट करें तो भी दो इक्वल हाफ में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, या इस तरह से डायमीटर से अगर कट करें, ठीक है, तो भी ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो भी ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या हम इसको ऐसे वर्टिकली कट करें, इसको वर्टिकली कट करें तो वर्टिकली कट करेंगे इस तरह से, तो भी ये क्या होगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो रेडियल सिमेट्री जो होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म को हम कट करते हैं किसी भी इक्वल हाफ से, उसको कट कर किसी भी उसको डायमीटर से कट करेंगे, किसी भी एक्सिस से कट करेंगे, तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यानी दोनों पार्ट में सेम जो है बॉडी पार्ट्स आ जाएंगे उसमें। जैसे स्टारफिश है, तो स्टारफिश को अगर हम कट करते हैं तो भी वहाँ पे रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है, उसमें दोनों पार्ट्स में इक्वल लिम्स आ जाएंगे। और वहाँ पे क्या होगा कि या हर एक पार्ट में कम से कम एक लिम्फ तो आएगा ही, जैसे स्टारफिश हो गई तो उसमें एक लिम्फ तो आएगा ही। और जैसे हाइड्रा वगैरह हो गया, ठीक है, हाइड्रा को अगर हम कट करेंगे इसी तरह से तो उसके हर एक पार्ट में एक टेंटिकल आ जाएगा, एक दो टेंटिकल, और उसके बेस का जो होता है, ठीक है, तो उसका बेस का स्ट्रक्चर भी आ जाएगा हर एक पार्ट में, उसका एक्सिस भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। सिलेंट्रेटा जैसे एग्जांपल क्या हो गया, सिलेंट्रेटा का फाइसेलिया हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब सिलेंट्रेटा के एग्जांपल है, जेलीफिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है टीनोफोरा। टीनो सिलेंट्रेटा निडेरिया और टीनोफोरा जैसे कॉम फिश वगैरह होती है, तो कॉम फिश भी इसी कैटेगरी में आती है। कॉम फिश को भी जब हम कट इस तरह से कट करेंगे, कॉम फिश जो होती है इसमें भी बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलती है, ठीक है। कॉम फिश में यानी समुद्र में जलते जलते चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो ग्लिटरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। और इसमें भी रेडियल सिमेट्री होगी, इसको जैसे ये टीनोफोरा या कॉम फिश जो है ये फुटबॉल की जैसी होती है। तो इसमें जब इसको बीच से कट करेंगे तो इसमें क्या होगा, दो इक्वल हाफ में पूरी बॉडी डिवाइड हो जाएगी, दोनों पोर्शन में सीलिया वगैरह आ जाएंगे, और सेम स्ट्रक्चर जो है टू पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि फुटबॉल के जैसा ना, बॉल या फुटबॉल के जैसा, उसको बीच से जब कट करेंगे तो दोनों दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिलेंट्रेटा निडेरिया के बाद टीनोफोरा यहाँ पे हो गया। तो ये सब क्या असीलोमेटा, यानी इसमें सीलोम नहीं होती, इनमें बॉडी ऑर्गन नहीं होता। और सिमेट्री इनकी रेडियल होती है, किसी भी एक्सिस से इसको कट करें तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। और टिश्यू देखने को मिलेगा, इसमें जनरली टिश्यू होता है, टिश्यू मतलब डिवीजन ऑफ लेबर इसको बोलते हैं टिश्यू को, यानी सेल्स का एक एक ग्रुप मिलके क्या कर लेगा, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग टिश्यू की बात करें तो जैसे दो या चार सेल मिलके इस तरह से ये काम कर रही हैं डाइजेशन का, कुछ सेल मिलके इस तरह से, कुछ सेल मिलके इसमें डाइजेशन का काम कर रही हैं, ठीक है। और कुछ सेल मिलके रेस्पिरेशन का काम कर रही हैं, कुछ सेल मिलके डाइजेशन का काम कर रही हैं, और कुछ सेल मिलके रेस्पिरेशन का काम कर रही हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू, कि सेल्स जो होती हैं वो सिमिलर वर्क परफॉर्म करते हुए दिखती हैं। तो यहाँ पे ये रेस्पिरेशन पूरे बॉडी का मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है या रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन तो हर एक सेल में इंडिविजुअली होता है। यहाँ पे ज़्यादातर ये किस में हेल्प करेंगी, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकती हैं, डाइजेशन और रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकती हैं, या वाटर को फ्लो करा के फिर उससे ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने में, तो उस तरह से रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकती हैं। तो ये सेल्स का ग्रुप जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू, जो सिमिलर फंक्शन कर रहा होता है। तो एक ही ऑर्गन, जैसे एक ही बॉडी में होगा, जैसे हाइड्रा की बॉडी है टेंटिकल, इस तरह से हाइड्रा की बॉडी जो नहीं होती है, यहाँ पे हाइड्रा की बॉडी है, इसमें बहुत सारे टेंटिकल्स इस तरह से दिखते हैं। तो इसमें सेल्स होंगी और कुछ सेल मिलके
डाइजेशन कर रही हैं, कुछ सेल मिलके रेस्पिरेटरी जो है स्ट्रक्चर तो वो बना रही है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बना रही है, सिस्टम तो बनेगा नहीं, इसमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बना रही हैं। और कुछ जो है सेल मिलके ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं। इस तरह से अलग अलग फंक्शनिंग में इसकी हेल्प करती हैं। तो इसी को बोलते हैं टिश्यू सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसमें रेडियल और बायलैटरल दो तरह की सिमेट्री होती है। अब यहाँ पे जो बायलैटरल सिमेट्री है इसमें एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट, तीन तरह के होते हैं बायलैटरल में, असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। इसमें बॉडी कैविटी नहीं होती, तो बायलैटरल में क्या नहीं होता, असिलोमेट होता है, यानी इसमें बॉडी कैविटी नहीं होती, और सीडोसिलोमेट में फॉल सीलोम होती है, यानी यहाँ पे सीलोम नहीं देखने को मिलेगी, और सीलोमेट में टू सीलोम होती है। तो यहाँ पे सिमेट्री जो होती है बायलैटरल होती है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, दो इक्वल हाफ में, किसी भी इंडिविजुअल को हम लोग दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे जिसकी बॉडी कैविटी है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बॉडी कैविटी नहीं होती, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें फॉल सीलोम देखने को मिलती है, यानी बॉडी कैविटी जो होगी पाउचेस के फॉर्म में होगी, जिसको सूडोसिलोम बोलना है, सूडोसिलोमेट। और कुछ में क्या होती है, बॉडी कैविटी सीलोम के फॉर्म में होती है, इसको बोलते हैं ट्रू सिलोमेट। तो विदाउट बॉडी कैविटी यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थिस में क्या है कि असिलोमेट है, यानी प्लेटीहेल्मिन्थिस में बॉडी कैविटी नहीं होती। सूडोसिलोमेट में एस्केल्मिन्थिस में आते हैं, इसमें सूडोसिलोम होती है, यानी कि बॉडी कैविटी जो पाउचेस के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है सिलोमेट। सिलोमेट में एनलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा, ये सब चीज़ें सिलोमेट में आती हैं। तो एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा, ये जितने भी फाइलम हैं ये सिलोमेट में आते हैं। इस तरह से ये हमारा पूरा एनिमेलिया जो है किंगडम ये कंप्लीट होता है, इसका क्लासिफिकेशन जो है कंप्लीट होता है। यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा जो है, ये याद रखना है कि इकाइनोडर्मेटा के लार्वा तो बायलैटरल सिमेट्री होती है, लेकिन इनके जो एडल्ट होते हैं इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। जैसे स्टारफिश है, तो स्टारफिश का लार्वा जो होता है, ठीक है, स्टारफिश का जो लार्वा होता है, प्लूटियस लार्वा, ठीक है, या और भी जो लार्वा होते हैं इसके, तो इसमें लार्वा में कौन सी सिमेट्री होती है, यहाँ पे इसके लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री होती है, यानी वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट होते हैं, स्टारफिश हो गई, तो स्टारफिश में बायलैटरल नहीं रेडियल सिमेट्री होती है वहाँ पे। यानी इसको अलग अलग एक्सिस से कट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में, कि सबसे पहले हमने किंगडम एनिमेलिया को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक था सेलुलर लेवल और एक था टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर लेवल में फिर हमने इसको डिवाइड किया सिमेट्री के बेसिस पे, यानी सिमेट्रिकल है, सिमेट्री किस तरह की है, सिमेट्रिकल है या नहीं। तो ये जनरली सेलुलर लेवल में क्या होता है, असिमेट्रिकल ही होते हैं। इनमें बॉडी कैविटी भी एब्सेंस होती है, यानी असिलोमेट है। और फिर हमने कहा कि ये फाइलम पोरीफेरा में आएंगे, जैसे साइकन हो गए, स्पंज हो गए, ठीक है। फिर हमने कुछ एनिमल्स को डिवाइड किया इस बेसिस पे कि उनमें सेल्स से मिलकर ग्रुप बन जा रहा था, टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम बन रहा था, ठीक। अब ये टिश्यू बना, ये ऑर्गन बना, तो इसमें सिमेट्री हमने पहले देखा, सिमेट्री किस तरह की है, रेडियल है, बायलैटरल है। अगर रेडियल सिमेट्री है तो उसमें देखा कि सीलोम है कि नहीं, सीलोम अगर एब्सेंट है तो उसको हमने क्या कहा, ये सिलेंट्रेटा में या तो आएगा या तो टीनोफोरा में आएगा, ठीक है। टीनोफोरा में जनरली वो एनिमल्स आते हैं जिनमें बायोलुमिनेसेंस होती है ना, बहुत ओशन में, बहुत डीप ओशन में पाए जाएंगे और बायोलुमिनेसेंस होगी, उस तरह के एनिमल कॉम की स्ट्रक्चर कहा जाता है, तो फुटबॉल जैसे, तो उस तरह के एनिमल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सीलिया वाले। सिलेंट्रेटा में जो एक जगह पे भी हो सकते हैं ये एनिमल्स, या डिफरेंट टेंटिकल्स वगैरह जिनमें हो सकते हैं, ठीक है, उस तरह के, या कॉलोनी सेल्स जो होती है कॉलोनी बना के रहती हैं, तो उस तरह के एनिमल्स जो है ये सिलेंट्रेटा में आते हैं। जैसे फाइसेलिया हो गया, जिसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें स्टिंग होती है और ये पॉइजन, उस पॉइजन जो स्टिंग होती है वो पॉइजन से, एक तरह से पॉइजन में डिप रहती है, उसके अंदर पॉइजन ग्लैंड होती हैं। तो जब कोई आसपास उसके आता है तो वो स्टिंग छोड़ता है, वो पॉइजन वाली स्टिंग छोड़ता है, जिससे वो जो भी एनिमल अगर उस पर अटैक करने वाला है तो वो उससे पॉइजन की वजह से क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है किसी भी एनिमल की। तो यहाँ पे सिलेंट्रेटा में फाइसेलिया आता है, जिसको हम लोग पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, और एक आता है हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा आता है। इसके अलावा ऑरेलिया आता है, ठीक है, ऑरेलिया जो हो गई, जेलीफिश हो गई,
ये सब इसमें आते हैं सिलेंट्रेटम निडेरिया में। नेक्स्ट इसके बाद है इसमें अगर ये एनिमल जो मल्टीसेलर है, मल्टीसेलर तो एनिमल होते ही है, इसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे टिश्यू है या ऑर्गन। इसके बाद क्या देखने को मिल रहा है, बाइलेटरल सिमेट्री अगर बाइलेटरल है तो देखेंगे हम लोग कि बॉडी कैविटी है नहीं, अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो ये किस में आ जाएगा, प्लेटीहेलमिन्थ में आ जाएगा। इसमें भी टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है क्योंकि बॉडी कैविटी तो है नहीं। नेक्स्ट क्या है, फॉल्स सीलोम सूडोसिलोमेट। यहाँ पे सूडोसिलोमेट ये होते हैं, एस्केलमिंथिस में आते हैं सूडोसिलोमेट। तो यहाँ पे सूडोसिलोमेट में यानी कुछ सूडोसिलोम यहाँ पे है, सिलोम पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और नेक्स्ट फिर है इसमें ट्रू सिलोम यानी सिलोमेट जो होते हैं, तो ये जो होते हैं इसमें ट्रू सिलोम देखने को मिलती है, तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। एनलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, ये सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं। एनिलिड में हमारे एनिलिडा में कौन आता है, एनिलिडा में तो हो गया अच्छा ये एनिलिडा, ठीक है। इसमें नेरिस वगैरह आ जाते हैं। आर्थ्रोपोडा है, फिर आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आता है, आर्थ्रोपोडा में जो है फ्लाई, मस्कीटो, इंसेक्ट्स ये सब आ जाते हैं, क्रैब वगैरह आ जाते हैं। मोलस्का में कौन आता है, ऑक्टोपस वगैरह आ जाते हैं मोलस्का में, ठीक। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश वगैरह आ जाती हैं। फिर हेमिकॉर्डेटा हो गया और कॉर्डेटा हो गया, कॉर्डेटा में हम लोग आते हैं। और बर्ड्स और रेप्टाइल्स ये सब चीज़ें कॉर्डेटा में आती हैं। तो इस तरह से हमने देखा एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, कि एनिमल को किस तरह से डिवाइड किया गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, अलग अलग सिमेट्री के लेवल पे, बॉडी कैविटी के लेवल पर, फिर फाइनली फाइलम को जनरेट किया गया, अलग अलग फाइलम बनाए गए। नेक्स्ट यहाँ पे अब स्टार्ट है इसके फाइलम्स, ठीक है, कि कौन कौन से फाइलम होते हैं। तो सबसे पहला फाइलम है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो सबसे पहला फाइलम है ये हमारा कौन सा है, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, जैसे हमने अलग अलग फाइलम देखे तो अभी सबसे पहला फाइलम जो है ये फाइलम पोरीफेरा है। और ये जब एक जगह पे रहते हैं ओशन में, वहाँ पे सबस्ट्रेटम से किसी रॉक से, ओशन के फ्लोर पे किसी रॉक से या किसी वहाँ पे दूसरे उससे वहाँ की सॉइल से उससे अटैच रहते हैं। तो उससे अटैच रहेंगे, सबस्ट्रेटम से मतलब जुड़े रहते हैं, और ये एक ही जगह पे रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर मूवमेंट नहीं करते। तो ये पोरीफेरा जो है इसमें कौन आता है, स्पंजेस आते हैं, बाथ स्पंज, यू स्पंजिया जैसे हो गया, साइकन हो गया, यू स्पंजिया, स्पंजिला आता है, फ्रेश वाटर स्पंज, तो ये सब अलग अलग स्पंज आते हैं इसमें। ये इसको बाथ स्पंज बोलते हैं, यू स्पंजिया को, साबुनदानी जैसा दिख रहा है यहाँ पे, इसको बाथ स्पंज बोलते हैं। ये साइकन है, ठीक है, और यहाँ पे स्पंजिला, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग स्पंजेस हैं, ये हमको देखने को मिलेंगे ओशन, डीप ओशन में। और स्पंजेस में ये होता है कि यहाँ पे ऑस्टिया देखने को मिलती है, यानी यहाँ पे छोटे छोटे बॉडी में पोर होते हैं, और इन पोर्स के थ्रू, इन छोटे छोटे बॉडी पे जो पोर्स होते हैं इनके थ्रू वाटर अंदर आता है, और वाटर जब अंदर आता है तो उसके साथ ऑक्सीजन भी आती है और न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि छोटे मोटे कोई वो हो गए प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, या जू प्लैंक्टन्स हो गए, मतलब छोटे मोटे जो प्लांट्स होते हैं या छोटे मोटे एनिमल्स जो होते हैं वो इसके थ्रू अंदर आ जाएंगे ऑस्टिया के थ्रू, और फिर ऑस्टिया के थ्रू अंदर आएंगे वाटर करंट के साथ, और एक बड़ा सा यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं ऑस्कुलम, तो ऑस्कुलम से ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये पोरीफेरा में हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ऑस्टिया और ऑस्कुलम दो ओपनिंग होती है, ऑस्कुलम बड़ी ओपनिंग होती है, ऑस्टिया छोटी ओपनिंग होती है। तो ऑस्टिया के थ्रू अंदर आते हैं वाटर करंट से न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन, और ऑस्कुलम के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड या इसके जो भी कुछ है एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वो सब ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है इसमें कि जो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें, यानी सेल इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, हर एक सेल अलग अलग काम करती है ना, हर एक सेल अपना अलग डाइजेशन करेगी, अपना अलग रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन सब कुछ कर रही होती है, तो एक दूसरे की किसी भी तरह से हेल्प नहीं करती सेल्स। तो ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, और इसमें स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल होती है, इसको बोलते हैं कोइनोसाइट्स। यहाँ पे इसके मेंबर्स को हम लोग स्पंजेस बोलते हैं, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, स्पंजेस बोलते हैं। ये मैरीन होते हैं, यानी ज़्यादातर ओशन में देखने को मिलेंगे, समुद्र में होते हैं। असिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनमें सिमेट्री नहीं होती, ठीक है।
इनमें सिमेट्री नहीं देखने को मिलेगी, इसको किसी भी प्लेन से हम कट करें तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। और ये मल्टी सेलर होते हैं, प्रिमिटिव मल्टी सेलर एनिमल्स हैं, यानी सबसे पुराने मल्टी सेलर एनिमल्स होते हैं, और इनमें सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है। और इसके बाद है ये चीज़ याद रखनी कि इसमें सेलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। अभी बताया इसके बारे में, ऑस्ट्रिया से अंदर जाएगा वाटर और ऑस्किलम से बाहर निकलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनल सिस्टम। तो वाटर इंटर करता है, वाटर इंटर किस करता है, ऑस्ट्रिया के थ्रू इंटर करता है, और इसके बीच में एक बॉडी वॉल होती है जिसको बोलते हैं स्पंजोसील। तो यहाँ पे एक बॉडी वॉल भी होती है, और बॉडी वॉल के बीच में जो बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पंजोसील बोलेंगे। तो ये कैविटी जो होती है बॉडी वॉल और गट के बीच में, इसको बोलते हैं स्पंजोसील। स्पंजोसील होती है। जैसे वाटर आया तो वाटर पहले ऑस्ट्रिया से बॉडी के अंदर गया, और ऑस्ट्रिया के बाद कहाँ गया, वो स्पंजोसील में गया, और स्पंजोसील से फिर वो ऑस्किलम से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इसमें वाटर करंट होती है, पहले ऑस्ट्रिया से अंदर जाएगी, फिर अंदर स्पंजोसील से होके जाएगी, स्पंजोसील से फिर वो ऑस्किलम के बाहर चली जाएगी। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। यानी कि ये जो बीच का हिस्सा है, इस स्पंज के बीच के हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पंज के बीच के हिस्से को ऑस्कुलम स्पंजोसील बोलते हैं। और ये फूड गैदरिंग में भी हेल्प करता है। तो ये जो ऑस्टियोस्कुलम, ये जो पाथवे, ये पूरा किस में हेल्प कर रहा है, फूड गैदरिंग में, यानी इसको न्यूट्रिशन वगैरह लेने में स्पंजस के हेल्प कर रहा है। ओशन में तो इनको न्यूट्रिशन भी लेना होगा, क्योंकि एनिमल्स है, एनिमल को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन तो चाहिए होता है। तो ये न्यूट्रिशन के लिए वाटर कैनल सिस्टम हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है ना। तो मल्टीपर्पज़ इसका जो है मल्टीपर्पज़ हो जाता है ये यहाँ पे वाटर कैनल सिस्टम। रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, और वेस्ट के रिमूवल में भी हेल्प करता है। तो बहुत सारी इसके फंक्शनिंग है वाटर कैनल सिस्टम की। वाटर कैनल सिस्टम किस में होता है, पोरीफेरा में। अच्छा, एक और सिस्टम होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो ये इकाइनोडर्मेट में होता है ना। यहाँ पे जो है वाटर कैनल सिस्टम है, ये याद रखना है ये डिफरेंस, कि वाटर कैनल सिस्टम स्पंजेस में होता है। कोइनोसाइट्स और कॉलसेस लाइन द स्पंजोसील एंड द कैनाल्स। ये कोइनोसाइट्स यहाँ पे पाई जाएंगी, यानी स्पंजोसील है और कैनाल्स, यहाँ पे कोइनोसाइट्स और कोलर सेल्स लाइन द स्पंजोसील्स एंड द कैनाल्स। तो ये चीज़ ध्यान देनी है कि कॉलर सेल्स के चारों यहाँ पे जो है स्पंजोसील के चारों क्या है, कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट्स इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये बीच में स्पंजोसील है, तो बीच में स्पंजोसील होती है, और स्पंजोसील के चारों ओर जो है कोइनोसाइट्स, अंदर की तरफ कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पे इसको डायग्राम बना के दिखा देते हैं, डायग्राम बना के यहाँ पे क्लियर कर देते हैं किस तरह से प्रेजेंट है। जैसे ये है हमारा इसका स्पंज का अंदर का हिस्सा, ठीक है, स्पंज का अंदर का हिस्सा, ये है अंदर का पूरा पोर्शन। तो इसमें कॉलर सेल या कोइनोसाइट प्रेजेंट होती है इस तरह से, इस वॉल पे, अंदर के वॉल पे, ठीक है, अंदर के वॉल पे कोइनोसाइट प्रेजेंट होती है। इसको कोइनोसाइट या कॉलर सेल बोलते हैं ना। उसमें छोटे छोटे सीलिया होते हैं, सीलिया के थ्रू ये फूड पार्टिकल को, जैसे वाटर करंट है, ये ऑस्ट्रिया से वाटर करंट आई, ऑस्ट्रिया से वाटर करंट आई, ऑस्कुलम से इसको बाहर जाना है, तो ये जो सीलिया है ये क्या करेंगे, ये फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेंगे। सीलिया क्या करेंगे, फूड पार्टिकल को पकड़ लेंगे ताकि सेल उसको डाइजेस्ट कर सके। तो सीलिया जो होते हैं ये फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। बहुत ही हौच पौच हो गया स्ट्रक्चर, उसके बाद में भी आपको डायग्राम दिखाएंगे। तो सीलिया से क्या होगा कि फूड पार्टिकल पकड़ लिए जाएंगे और वाटर फिर आगे फ्लो कर जाएगा। ऑक्सीजन वगैरह होगी तो उसको सेल जो है इनटेक कर लेगी ऑक्सीजन का। तो इस तरह से कोइनोसाइट्स हेल्प करते हैं इसमें वाटर कैलर सिस्टम में, और ये स्पंजोसील के सराउंडिंग में होते हैं। तो कॉलर सेल्स लाइन द स्पंजोसील, यहाँ पे क्या है कि कॉलर सेल क्या कर रही है, कोइनोसाइट्स इसको बोलते हैं, ठीक है, कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल। तो ये स्पंजोसील को सराउंड करती है और कैनल्स को सराउंड करती है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, इसमें डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा, सेल के अंदर होगा। ठीक है, डाइजेशन क्या होगा, सेल के अंदर होता है, क्योंकि हर एक सेल इंडिपेंडेंट वर्क कर रही है।
अब बॉडी इस क्या है इसके बाद की बॉडी में स्केलेटन, हाँ ये स्पंजेस में स्केलेटन होते हैं, ठीक है, स्केलेटन होता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है कांटे जैसा होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे स्पाइक्स होते हैं ना, स्पाइक बोलते हैं। इस तरह के कांटे जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा स्केलेटन में। स्पिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, स्पिक्यूल्स या स्पंजिन, ठीक है, स्पिक्यूल्स या स्पंजिन जिसको कह रहे हैं, स्पंजिन फाइबर। तो ये सब होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ना, जैसे नहीं चूना जिससे बना होता है, तो उसी से ये बने होते हैं, कैल्शियम वगैरह से, कैल्शियम फॉस्फोरस से ये बने होते हैं, ज़्यादातर कैल्शियम सिलिकॉन इस सब से बने होते हैं, तो स्पिक्यूल्स या स्पंजिन कहते हैं। तो इसका बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, इसके जो क्या है स्पिक्यूल्स हैं, इनके बेसिस पे इनको डिवाइड भी किया जाता है, तो स्पिक्यूल्स के बेसिस पे इनको फाइलम पोरीफेरा को डिवाइड किया जाता है। ये आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि स्पिक्यूल्स के बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे मेन याद रखेंगे कि इनकी बॉडी पे स्पिक्यूल्स कांटे कांटे जैसे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है तो इस पर इस तरह के कांटे या स्पिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बना दे रहा है, ठीक है, इस तरह से कांटे कांटे निकले होते हैं, जैसे कैक्टस में नहीं होते हैं, इस तरह से कांटे कांटे निकले होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट हेर्माफ्रोडिट, ये सेक्सेस में सेपरेट नहीं होता, सेक्सेस सेपरेट नहीं होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी हेर्माफ्रोडाइट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये एक ही बॉडी में मेल भी होंगे, मेल सेल्स भी होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट वर्क कर रही है सेल ना, हर एक सेल अपना खुद का रिप्रोडक्शन कर रही है। तो यहाँ पे सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट नहीं होते, मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होते हैं, और एग स्पर्म्स ये सब बनेगा सेम इंडिविजुअल में, तो सेक्सेस सेपरेट नहीं होते ना। सेक्सेस क्या नहीं होते, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मेल फीमेल अलग नहीं होंगे, एक ही बॉडी में होंगे दोनों, मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होंगे। और यानी मोनोशियस कंडीशन ये होगी, एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, तो एग्स और स्पर्म जो होते हैं क्या बनते हैं, सेम इंडिविजुअल बनते हैं, सेम इंडिविजुअल में एग्स स्पर्म दोनों बन जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्पंजेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। स्पंजेस जो असेक्सुअली प्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है, असेक्सुअली प्रोडक्शन कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इनमें असेक्सुअली प्रोडक्शन देखने को मिलता है। यानी स्पंजेस जो होते हैं क्या कर लेते हैं कि अगर इनको बॉडी को कट किया जाए डिफरेंट पार्ट में, तो हर एक पार्ट जो होता है वो अलग अलग नया स्पंज बना लेगा। जैसे ये स्पंजीला दिया हुआ है, तो अगर हम इसकी हर एक बॉडी को कट करें, ठीक है, बहुत सारे पार्ट में कट कर दें, अलग अलग सब इधर उधर बिखेर दें, पार्ट कट करके इसको अलग अलग बिखेर दें, अलग अलग जगह पर कर दें, तो हर एक पार्ट से जो है क्या निकल जाएगा, एक नया स्पंजिला ये बन जाएगा, ठीक है, इसका ऑफस्प्रिंग जो होगा, और वो इसके ऑफस्प्रिंग की तरह होगा। यानी यहाँ पे पेरेंट तो सेक्रीफाइस हो जाएगा, लेकिन इसके हर एक पार्ट से इसका नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, स्पंजिला बन जाएगा, तो इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें फॉर्मेशन सेक्सुअली प्रोडक्शन जो होता है वो गैमेट के थ्रू होता है, तो सेक्सुअली प्रोडक्शन भी होता है, और कैसे होता है, गैमेट बनते हैं मेल और फीमेल गैमेट, तब सेक्सुअली प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है इसमें फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, यानी मेल फीमेल गैमेट मिलेंगे कहाँ पे, तो वाटर के थ्रू वो पास तो आते हैं, लेकिन मिलते कहाँ पे हैं, वो इसके बॉडी के अंदर ही मिलते हैं। यानी ये जो क्या है स्पंज है, स्पंज के अंदर ही, इसकी बॉडी के अंदर ही मिलेंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी डेवलपमेंट किस तरह का होता है, इनडायरेक्ट, तो ये याद रखना है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, जैसे कुछ एनिमल होते हैं तो उसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी वहाँ पे लार्वा स्टेज नहीं देखने को मिलती, और कुछ जैसे एनिमल्स होते हैं तो उसमें लार्वा स्टेज देखने को मिलती है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। जब लार्वा देखने को मिलेंगे, जैसे बटरफ्लाई हो गए तो उसमें लार्वा होते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई वगैरह में लार्वा होते हैं ना, या और लार्वा किस में होते हैं, अगर हम बात करें बहुत सारे एनिमल्स हो गए, फ्रॉग भी हो गया, फ्रॉग के भी लार्वा बनते हैं, फिशेस के भी लार्वा बनते हैं ना, मॉस्किटो के भी लार्वा बनते हैं। तो जहाँ पे लार्वा देखने को मिलेंगे इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ना। एक छोटी सी स्टेज देखने को मिलती है जो क्या होती है, एकदम अलग होती है बिल्कुल ना वो पेरेंट्स की जैसी होती है, और ना आगे जो ऑफस्प्रिंग बनना उसके जैसी होती है, एकदम डिफरेंट होती है, तो उसको बोलते हैं लार्वा, ठीक है। और ये बहुत ग्रेगारियस स्टेज होती है, बहुत ज़्यादा खाने वाली स्टेज होती है, बहुत ज़्यादा खाती है, ठीक है, ईटिंग बहुत ज़्यादा करती है। तो ये लार्वा जो है इसमें देखने को मिलेंगे पोरीफेरा में। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं इस पर लार्वा नहीं होते, जैसे ह्यूमन हो गया, ह्यूमन में लार्वा नहीं होता। या हम लोग बात करें काऊ की, रैबिट की, या हम लोग बात करें कॉकरोच की, कॉकरोच में भी लार्वा नहीं होता, ठीक है। तो जब लार्वा नहीं देखने को मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और जब लार्वा देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होता है इनडायरेक्ट होता है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट, यानी लार्वा जो होते हैं क्या करते हैं, लार्वा जो होते हैं ना, लार्वल स्टेज जो होती है ये डिस्टिंक्ट होती है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है अडल्ट से, ठीक है, अडल्ट से अलग होती है। लार्वा स्टेज क्या होती है, अडल्ट से अलग होती है। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे लार्वा स्टेज होती है ये अडल्ट से अलग क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल आता है साइकस, स्काइफा, स्पंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज एंड यूस्पंजिया, बाथ स्पंज, ये सब इसके एग्जांपल है फाइलम पोरीफेरा के, ठीक है। साइकन जिसको स्काइफा बोलते हैं, स्पंजिला ये इसका साइंटिफिक नेम है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेश वाटर स्पंज, ठीक है। स्पंजिला को क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज। और यूस्पंजिया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज। तो इस तरह से ये सब फाइलम पोरीफेरा के एग्जाम्पल है, जिसका हमने ऊपर डायग्राम भी देखा, ठीक है। ये हमारा आखिरी बार ये स्पंजिला है, इसके ऊपर ये बाथ स्पंज है, यूस्पंजिया जिसको बोल रहा हूँ, इसके ऊपर ये साइकन है, ठीक है। एक एस्कॉन भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारे स्पंज हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे हमने पढ़ा फाइलम पोरीफेरा के बारे में, और ये सबसे प्रिमिटिव जो है फाइलम है एनिमल किंगडम का, ठीक है। और ये ओशन में देखने को मिलता है, ओशन के फ्लोर पे होता है, मेरीन होता है, ठीक है। और ये सेलुलर लेवल का इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सेल जो है वो इंडिपेंडेंट वर्क कर रही है, अपना डाइजेशन, रेस्पिरेशन सब कुछ कर रही है, अलग अलग, एक दूसरे किसी तरह से हेल्प नहीं करती सेल्स। और इसमें ऑस्टिया होता है, ऑस्टिलम होता है, ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है, ऑस्टिलम से बाहर निकलता है। वाटर जब अंदर आएगा इसकी बॉडी के स्पंजोसील के अंदर आता है, वहाँ पे वो फूड वगैरह जो होती हैं, अलग अलग सेल्स कोइनोसाइड्स होती हैं स्पंजोसील की कैविटी पे, अंदर की लाइनिंग पे। तो वो कोइनोसाइड्स होती हैं सीलिया की हेल्प से, यानी कॉलर सेल्स भी जिसको बोलते हैं, तो सीलिया की हेल्प से फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेती हैं और बाकी वाटर आगे चला जाता है। इस तरह से यहाँ पे इनमें डाइजेशन चलता है। ऑक्सीजन जो आएगी वाटर करंट के थ्रू वो रेस्पिरेशन ये लोग कर लेते हैं। और यहाँ पे डाइजेशन इंट्रासेल यानी सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है। इस पर स्पाइक्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इस पर क्या होते हैं, इस तरह से इस पर क्यूब्स होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसकी वजह से ये इसको क्लासीफाई भी किया जाता है पोरीफेरा को अलग अलग ग्रुप में। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन वो है नहीं। इस पर क्यूज जो होते हैं स्पंजी फाइबर के बने होते हैं, और सेक्सेस में अलग अलग होते हैं। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट नहीं होते हैं। मतलब सेक्स क्या होगा कि इसके जो मेल फीमेल है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे, मेल सेल्स भी होंगी, फीमेल सेल्स भी होंगी, तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और सेम बॉडी में एग स्पर्म दोनों बनते हैं। और रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है वो असेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट के थ्रू होता है। लार्वल स्टेज बनती है, यानी इनमें जो इनकी लाइफ साइकिल होती है वो डायरेक्ट, या डेवलपमेंट जो होता है वो उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यानी इनमें जो है पहले फर्टिलाइजेशन होगा, मेल फीमेल गैमेट मिलेंगे, फिर वहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट जो है लार्वल फॉर्म में डेवलप होगा, लार्वा से फिर एम्ब्रियो बनेगा। तो बीच में एक लार्वल स्टेज आ जाती है जो अडल्ट से बिल्कुल अलग होती है। यानी आप लार्वा को देखो और अडल्ट को देखो तो दोनों एकदम डिफरेंट होंगे। तो लार्वल स्टेज देखने को मिलती है यहाँ पे। और साइकन इसके एग्जाम्पल क्या है, साइकन, स्काइफा, स्पंजिला, फ्रेश वाटर, यूस्पंजिया, बाथ स्पंज, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा फाइलम पोरीफेरा के बारे में। फाइलम पोरीफेरा में जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और इसके पहले बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, ये सब के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। सीलोम में हमने देखा कि किस तरह से एनिमल्स में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, और बॉडी कैविटी के अंदर अलग अलग ऑर्गन होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी जिसमें बॉडी कैविटी नहीं भी होती है, सीलोम नहीं भी होती है, ठीक है, सेंट होती है। और कुछ एनिमल्स में सूडो सीलोम होती है, यानी पाउच के फॉर्म में होती है बॉडी कैविटी। सेगमेंट में देखा कि अलग अलग सेगमेंट होते हैं एनिमल की बॉडी में, और हर एक सेगमेंट में ऑर्गन रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो में होती है, जिसमें नोटोकॉर्ड होगी तो कॉर्डेटा बोलेंगे, अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट बोलेंगे, ठीक है। तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट दो तरह के एनिमल भी हमने देखे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा फिर एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि किस तरह से एनिमल को जो है दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं हम लोग, कि सेलुलर है या मल्टी सेलुलर लेवल पे, या टिश्यू ऑर्गन। और सेलुलर है तो फिर उसमें सिमेट्री देखते हैं कि असिमेट्रिकल है ना, अगर असिमेट्रिकल है सीलोम फिर देखते हैं, सीलोम अगर एब्सेंट है तो पोरीफेरा बोल देंगे। फिर देखेंगे टिश्यू है अगर रेडियल है और असिलोमेट है तो सिलेंट्रोइड और टिनोफोरा, और टिश्यू है बाइलेटरल है तो बिना सीलोम के है तो प्लेटिहेलमिन्थेस, विदाउट सीलोम है तो, और अगर फॉल सीलोम है तो एस्केलमिन्थेस, और ट्रू सीलोम है तो एल्डे, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इस तरह से हम लोग एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और
कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ पे क्वेरी अपनी या कमेंट डाउट पूछ सकते हैं। और आपको अगर मॉड्यूल्स चाहिए चैप्टर से रिलेटेड तो उसके लिए आप जो है हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ प्राइस फिक्स किया गया मॉड्यूल का, वो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह में दिया है वो सब चीज़ें, तो आप उसको देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।